Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss important PYQs. Basically साल 2023 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आए उनको हम डिस्कस करेंगे. तो साल 2023 के PYQs को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. देखो, कलर पर ब्लैक कर लेते हैं, ये विजिबिलिटी इसकी थोड़ी ज्यादा रहती है. ठीक है, चलो देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे. यहां पर ना वर्ड जो अपने फोकस करना है, बाकी सारी स्टेटमेंट छोड़ो, बस तुम यहाँ वर्ड पर फोकस करो. सम. ठीक है, यहाँ पे लिखा है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होते कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना. अब यहाँ ध्यान देना बात, मान लो आपको स्टेटमेंट का कुछ नहीं पता, हम यहाँ बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ही तरह के हो सकते हैं, कितनी ही बड़ी रेंज हो सकती है, उनमें कितनी डिफरेंट फंक्शंस, वैरायटीज ऑफ फीचर्स, है ना, चीजें हो सकती हैं. द पॉइंट आई एम रेफरिंग टू, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कख नहीं पता, आपको पता ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, तब भी हम इसका आंसर दे सकते हैं. क्यों? यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनिज्म की. क्या हमें पूरे ब्रह्मांड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता हो सकता है? इसकी संभावना है? नहीं है. ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भाई मैं नहीं कह रहा कि सारे, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ऊपर सरवाइव कर जाते हैं, मतलब इतने हार्ड टेम्परेचर को भी सरवाइव कर जाते हैं. हो सकता है जी हो ऐसे कुछ. सम, अगेन वर्ड इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो इंसान भी जिंदा रह लेता है, तब तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो वो तो ऑब्वियसली ट्रू होगा. और ये ऐसा तो कह रहे हैं कि भाई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होंगे जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे सरवाइव कर लेते होंगे. इंसान भी तो कर लेता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कर लेगा. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with pH below 3. pH below 3, बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं हुआ, एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ. या क्या हम एसिडिक चीजें नहीं खाते? क्या हम सिट्रिक फ्रूट नहीं खाते? क्या हम नींबू नहीं पीते? नींबू CH ना, उसका भी तो पीएच बहुत हाई होता है. द पॉइंट आई एम रेफरिंग टू कि पीएच पोटेंस हाइड्रोजन सिर्फ एसिडिक या बेसिक बताता है. अब एसिडिक की कंसंट्रेशन कितनी है? भाई दुनिया जहान में कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो ही सकते हैं जो pH 3 के नीचे भी सरवाइव कर जाएं. यस और नो? और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? सम. कि वो ये नहीं कह रहे कि सारे ही ऑर्गेनिज्म, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो हमेशा कुछ तो ऐसे हो ही सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, पर ध्यान दो इसका काउंटर समझते हैं. अगर यहाँ लिखा होता कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो स्टेटमेंट क्या होती? गलत होती, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हों ये जरूरी नहीं है, बट सम हो सकते हैं. राइट, तो यह सम लिखा है, तीनों ही कथन आपके सही हैं. योर आंसर शुड बी ऑल 3. ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर. अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जैसे सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये पहली स्टेटमेंट सही है. दीज आर नोन एज हाइपरथर्मोफिलिस. हाइपरथर्मोफिलिस एज अ टाइप ऑफ कैन सर्वाइव एंड ग्रो एट टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस. जैसे पायरोलोबस, ये एक ऐसा यू वुड से वायरस है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन सर्वाइव एट 113 डिग्री सेल्सियस. Some are called psychotropis, डीप ओशंस में, ग्लेशियर्स में. एंड सम आर एसिडोफिलिस. एसिडोफिलिस क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम, जैसे thrives at pH 1 और 2, कॉमन इन एसिडिक एसिड माइन ड्रेनेज एंड वोल्केनिक सॉइल. सही आंसर क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट सही है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, भारत सरकार की 2018 की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, उसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है. और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन क्या है? एटॉमिक नंबर 1. हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें, इट्स इनफ्लेमेबल गैस. आग पकड़ लेती है ये गैस. क्योंकि ये गैस आग पकड़ लेती है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, इस गैस को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन. आपकी सिंपल गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में आप पेट्रोल जलाते हो,
पेट्रोल जलता है तो गाड़ी चलती है। पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, जी हाँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन को भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, हाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करके, यस वी कैन। इट कैन बी ब्लेंडेड with natural gas and used as a fuel for heat and power generation, yes this is also true. It can be used in the hydrogen fuel cells to run the vehicles. आपको याद हो तो 2 साल पहले नितिन गडकरी जी ने बड़ी वो खबर में आए थे जब वो पार्लियामेंट पहुंचे हाइड्रोजन ड्रिवन कार से, तो बड़ी चर्चा में आया था कि भाई नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन पावर कार से पहुंचे हैं पार्लियामेंट सेशन में, और हाइड्रोजन का जो आउटपुट है, हाइड्रोजन कार का जो आउटपुट होता है दैट इज H2O। अगर हाइड्रोजन की ही बात करें, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन, ट्रू। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन वाटर। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल में से आप हाइड्रोजन पास करोगे तो आउटपुट क्या होगी, वाटर वेपर या सिंपली वाटर, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ऑल थ्री वुड बी अ करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब क्या चीजें हैं, इन सबको आपने अपने लेवल पर करंट अफेयर्स का पार्ट में, या हमारी जो डेली हर मंडे करंट अफेयर की वीडियो आती है मेरी साइंस एंड टेक को लेके, तो वहां पर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इन सबको डिस्कस करा हुआ है, तो काइंडली गो थ्रू दैट कंटेंट या सिंपली अपने लेवल पे पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, several hydro automakers जैसे टोयोटा, BMW, they are testing hydrogen ICE internal combustion engine where hydrogen replaces the petrol diesel. Thus, it can be blended with natural gas and used as a fuel for heat and power generation. True. Hydrogen can be mixed with natural gas, typically up to 20%, and supplied through existing pipelines. जैसे अभी हम CNG यूज करते हैं. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. In hydrogen fuel electrical vehicles, the hydrogen reacts with oxygen in fuel cell to produce electricity and water as the only emission. This is the most important thing, right? Next देखो, which method in sometime talked about with reference to which of the following? अब ये मेथड क्या है, पहले इस मेथड को समझते हैं। बेसिकली आंसर समझ लो, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। अब यहाँ पर करते क्या है, एक मॉस्किटो पकड़ा, एक मच्छर, मच्छर को एक ऐसे बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस करवा दिया जिससे आप कह लो कि वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट मतलब आगे फर्टाइल नहीं रहेगा, आगे जो वो मेट करेगा फीमेल मॉस्किटो के साथ, तो मेटिंग के बाद जो एग्स ले करेंगे वो हैच ही नहीं हो पाएंगे। हैच नहीं हो पाएंगे मतलब आगे लार्वा या आगे मच्छर पैदा नहीं होंगे, ठीक है। सही आंसर इसका ए। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन्फेक्टिंग द मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो, with a naturally occurring bacterium called Welchia pipinitidis, ठीक है। It reduces the mosquito ability to transmit viruses such as dengue, Zika, yellow fever, etc. काम कैसे करता है जी ये? It मेल मॉस्किटो को इन्फेक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के साथ। जब वो आगे मेट करेगा विद अनइन्फेक्टेड फीमेल, तो उसके बाद जो एग्स ले करेगी, मतलब जो अंडे देगी फीमेल मॉस्किटो, वो हैच ही नहीं होंगे। हैच होना मतलब उसमें से आगे लार्वा या आगे मच्छर बनेगा ही नहीं। When both males and females are infected, it spreads naturally through the population. The bacteria interfere with the viral replication inside the mosquito, thus preventing disease transmission to human. ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एरियल मेटाजेनोमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या होता है? It refers to collecting DNA samples from air in habitat at one go. Basically, किसी भी habitat से एयर से, हवा से सैंपल लिए जाते हैं। हवा से किस चीज के सैंपल ले रहे हैं भाई? हवा से डीएनए के सैंपल। हवा से डीएनए के सैंपल कैसे आ सकते हैं? पोलन हवा में होता है। जैसे डीएनए सिर्फ इंसानों का थोड़ी, डीएनए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब जैसे पोलन है, पोलन तो हवा में ही होगा। अब जब पोलन हवा में होगा तो हवा से उसको कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट, राइट। देखो, it is a cutting edge environmental DNA collecting technique that involves collecting and sequencing genetic material suspended in the air। जो genetic material हवा में suspended है, ठीक है। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं, अगर किसी ने छींक भी मारी है, ठीक है, तो
हमारे सलाइवा के जो सस्पेंडेड सलाइवा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दे आर आल्सो सस्पेंडेड इन द एयर। ठीक है, अब कहने को तो ये भी स्टेटमेंट तो वैसे टेक्निकली ट्रू है, तो वहां से भी आप डीएनए कलेक्शन कर सकते हो। चलो वापस आते हैं। इट अलाउज साइंटिस्ट टू डिटेक्ट एनी एंड आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इवन इंसेक्ट्स। Air samples are collected using filters or air pumps. The collected airborne particles contain trace DNAs shed by organism, चाहे स्किन की बात हो, सेल्स, स्पोर्स, पोलन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशंस, it helps us to monitor biodiversity and ecosystems health, then detecting pathogen and invasive species very early, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकें, राइट। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अब ये टर्मिनोलॉजी क्या है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एक ऐसी टेक्निक है या जिसमें आप डीएनए के छोटे से पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इट स्टडीज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, फ्लोरा एंड फौना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टडीइंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए उसमें हेल्प करता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सीक्वेंस रिपीट या एसएसआर, जिसमें शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ 1 to 6 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, जैसे एडेनाइन, साइनाइन, है ना, गुनाइन एटसेट्रा, थाइमाइन, उन सब की बात हो रही है। These regions are highly variable among individuals and species, making them extremely useful for genetic identification and evolutionary studies. कि कोई species कैसे evolution हुआ उसका, या as compared to some another species उसका evolution कहाँ तक है, किस level पर है उसका evolutionary setup, right? एप्लीकेशंस क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझने में हेल्प करता है। पॉलीजेनेटिक स्टडीज, पॉलीजेनेटिक, पॉली मल्टीपल जेनेटिक्स, टू डिटरमिन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज देयर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे हम अपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, वैसे डीएनए भी हमें हेल्प करता है एक सिंगल आइडेंटिटी डेवलप करने में। स्टेटमेंट को ऐसे समझने की कोशिश करना है कि इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि दिस पर्टिकुलर डीएनए बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। फिर पैटर्निटी टेस्ट में ये हेल्प करता है, राइट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एनिमल्स एंड ट्रैकिंग जेनेटिक वेरिएशंस इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसमें भी ये हेल्प करता है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात हो रही है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर क्या होता है? आप सबके पास ये छोटा सा डिवाइस, फोन आप सबके पास होगा। आप सबके फोन में कम से कम, आई अज्यूम हर स्मार्टफोन में ये फीचर आता है कि जब हम फोन को ऐसे करते हैं लैंडस्केप मोड में हो जाता है, और जब हम ऐसे करते हैं ये अपने आप पोर्ट्रेट मोड में हो जाता है, राइट। तो पोर्ट्रेट मोड मतलब ऐसे स्टैंडिंग वर्टिकल। पर ये फोन को पता कैसे लगता है? फोन को कैसे पता लगा कि यार मैंने फोन ऐसे पकड़ा हुआ है या फिर ऐसे पकड़ा हुआ है? इट डिटेक्ट्स, तो वो जो डिटेक्शन करता है, इट इज बिकॉज ऑफ अ सेंसर दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरोमीटर। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है एक्सेलेरोमीटर। इसके और भी कई यूजेस हो सकते हैं। आपके फोन में दो इंपॉर्टेंट सेंसर्स होते हैं। एक तो होता है एक्सेलेरोमीटर, दैट टेल्स अस दैट ओरिएंटेशन ऑफ द फोन इन रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। फिर होता है जायरोस्कोप। वो हम खेलते हैं ना गेम्स, जब कोई रेसिंग वाली गेम्स आती हैं तो उसमें हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो अंदर कार अपने आप इधर उधर होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ जायरोस्कोप। ठीक है। अब जब कोई कार क्रैश होती है, कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स, वहां पर भी एक्सेलेरोमीटर का उपयोग होता है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ अ हार्ड ड्राइव, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सेलेरोमीटर। अगर आपने कभी कोई रील वगैरह देखी हो तो आजकल ना मतलब एक ऐसा डिवाइस भी आता है, फोन के ऊपर कवर होता है, वो नॉर्मल फोन के कवर की तरह, पर मान लो आपसे फोन गिर गया तो जब छूटेगा, छूटते ही उसमें भी एयर बैग आ जाते हैं। मोबाइल केस में उसमें भी एयर बैग आता है, वो खुल जाता है और वो फोन नीचे नहीं गिरता है, या हेलमेट में होता है। दैट इज ऑल्सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सेलेरोमीटर। द डिटेक्शन ऑफ अ टिल्ट, यहाँ टिल्ट लिख रखा है, टिल्ट होता है TILT, tilt of a smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑल थ्री वुड बी अ करेक्ट आंसर। ये उसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। With reference to role of biofilters in recirculating aquaculture system, biofilters क्या होते हैं?
Biofilters provide waste treatment by removing the uneaten fish feed. नहीं, बायोफिल्टर्स का काम ये नहीं है, बायोफिल्टर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। बायोफिल्टर्स क्या होते हैं, देखो फिल्टर का काम ही क्या होता है, फिल्टर का काम होता है वेस्ट मैनेजमेंट में। बायोफिल्टर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किसी वेस्ट प्रोडक्ट को रीयूजेबल करेंगे या उसे उसकी यू वुड से रिमूव कर देंगे उसे, ठीक है। जैसे बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अमोनिया क्या होता है, NH3, तो NH3 को वो नाइट्रेट NO2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये बायोफिल्टर का काम है कि वो एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड को दूसरे एग्जिस्टिंग कंपाउंड में बना दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो रिस्क है, जो वेस्टेज है वो खत्म हो रही है, ठीक है। अमोनिया अपने आप में बड़ी दिक्कत करता है व्हेन इट कम्स टू एक्वाकल्चर। पर अनईटन फिश फीड, अनईटन फिश फीड से अमोनिया इंक्रीज होता है, दैट इज ट्रू। पर अनईटन फिश फीड का बायोफिल्टर से कोई लेना देना नहीं, उसे मैकेनिकल तरीके से ही या मैकेनिकल फिल्टर के थ्रू ही हटाया जाता है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, जी नहीं, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। यहां आपसे पूछा है करेक्ट, वन ओनली, ठीक है, वन ओनली शुड बी योर आंसर। ये तो बी कह रहा है भाई, रुको जरा एक बार देख लेते हैं। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। नहीं, ये स्टेटमेंट तो पक्का ही गलत है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ट्रू। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। नहीं, पहली और तीसरी गलत है, सेकंड सही है। चलो, अभी के लिए आप इसका सही आंसर ओनली वन ही मानेंगे, बी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर इसका आंसर इनकरेक्ट पूछा होता तो आपका आंसर बी होना था, ठीक है। चलो, इसका सही आंसर अभी ए होना चाहिए, बाकी एक बार आप चेक भी कर लेंगे, ठीक है। एक बार एक्सप्रेशन देख लें। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट, हाँ इनकरेक्ट तो है। डू नॉट डायरेक्टली रिमूव अनईटन फिश, दिस इज डन बाय मैकेनिकल फिल्टर्स, ठीक है। इट मेनली हैंडल्स डिसॉल्व नाइट्रोजन फेस लाइक अमोनिया एटसेट्रा, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, ये भी इनकरेक्ट है, बायोफिल्टर्स फॉस्फोरस इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। मेनली कम्स फ्रॉम फिश फीड एंड फीसेस, नॉट फ्रॉम बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर ना इनकरेक्ट पूछा होगा, इसलिए बी आंसर होगा। अगर आपसे करेक्ट पूछा है तो ओनली वन, सेकंड इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। फिट्स, नहीं, दे आर द स्टार्स व्हिच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, नेबुला, ठीक है, नेबुले, नेबुले नहीं पढ़ना है, नेबुला, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, दिस स्टेटमेंट इज, पहला मैच भी गलत है, दूसरा मैच भी गलत है, तीसरा पल्सर स्टार्स, मतलब ये न्यूट्रॉन स्टार होता है दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स एंड दे स्टार्ट एमिटिंग रेडियोएक्टिव एमिशन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये पेयर मैच सही है, ओनली वन, ए वुड बी करेक्ट आंसर। नहीं नहीं रुको, ठीक तो है यार, यहाँ पे आंसर डी लिख रखा है। ये हमारी टाइपिंग टीम के थोड़े से एरर हुए हैं लगते मुझे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, सेफिरस क्या होता है, इज अ वेरिएबल स्टार दैट ब्राइटन्स एंड डिम्स periodically. Nebula is a giant cloud of gas and dust in space. They are brighter birthplace of stars. And pulsars की बात करें, they are neutron stars. Pulsars are rapidly spinning neutron stars that emit beams of electromagnetic radiation formed after supernova or collapse of a massive star. Supernova क्या होता है, बेसिकली आप इसके ना लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ेंगे तो नेबुला होता है, फिर वो कंडेंस होगा, स्टार बनेगा, फिर उसके बाद रेड जाइंट, फिर न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर स्टार। इट माइट रिजल्ट इनटू आफ्टर द क्लास ऑफ द स्टार सुपरनोवा भी हो सकता है। सुपरनोवा होने के बाद या तो ये न्यूट्रॉन स्टार की तरफ चला जाएगा या फिर रेड जाइंट होके उस तरफ चला जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, ब्लैक होल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक, पहली बात तो सबसोनिक ही क्यों होगा, subsonic speed throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight. पहला यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब समझ लो, मान लो ये है ग्राउंड और ये है
एटमोस्फेयर। तो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई, एटमोस्फेयर से बाहर गई, फिर जाके वो नीचे गिरती है, ठीक है, और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक। बैलिस्टिक का मतलब ही होता है, लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू थ्रो। इस पैराबोलिक पाथ को जब कोई मिसाइल फॉलो करती है उसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक का मतलब ब्लास्ट से नहीं है, बैलिस्टिक का मतलब है टू थ्रो, जैसे डेवलिन थ्रो करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है। अब जब एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगी तो भाई जेट क्या काम करेगा, जेट का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। जेट प्रोपेल्ड कैसे हो पाएगा, तो इट रिक्वायर्स रॉकेट। तो ये रॉकेट प्रोपेल्ड होती है, जेट प्रोपेल्ड नहीं। आपकी पहली स्टेटमेंट गलत, ठीक है। वहीं पर जो क्रूज मिसाइल होती है वो लॉन्च होते ही ऐसे क्रूज करती है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रूज मिसाइल। तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत है। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज, नहीं, अग्नि 5 क्रूज मिसाइल नहीं है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है। और वहीं पर ब्रह्मोस बैलिस्टिक नहीं क्रूज मिसाइल है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। और अग्नि 5 तो आईसीबीएम है। आईसीबीएम क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैविंग रेंज ऑफ लिटरली 5000 किलोमीटर्स, दैट्स अ ग्रेट रेंज, ठीक है। तो यहां से पूछा है करेक्ट, नीदर वन नॉट टू, सॉरी, डी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलो, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, वो इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, रॉकेट पावर्ड होते हैं। दे ट्रेवल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर एंड इन बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी आफ्टर द रॉकेट बर्न फेज दे कैन रीच हाइपरसोनिक, वहां पर सबसोनिक लिखा है, मतलब ध्वनि की गति से भी नीचे। यहाँ ध्वनि की गति से भी कई गुना होता है। क्रूज मिसाइल स्टेटमेंट, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक, ये गलत है जी। इट इज नॉट अ क्रूज मिसाइल, इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैविंग रेंज ऑफ 5000 टू 5500 किलोमीटर्स व्हिच इज ऑफ ग्रेट, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।